हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एनटीएससी स्टेज 2 2021 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। क्लियर? उसका भी पर्टिकुलर सेट का वीडियो सॉल्यूशन है जिसमें अपना मैथ्स पोर्शन ये देखने वाले। हर सब्जेक्ट का, जैसे साइंस का अलग वीडियो, एसएसटी का अलग और मैथ का अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो वो भी अपने चैनल पे मिल जाएगा। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले मैथ के क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। नो डाउट स्टेज 2 का पेपर सीबीएसई लेवल से बात करें तो बहुत अच्छा पेपर होता है। तो अगेन वही क्वेश्चंस, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। क्लियर? कुछ क्वेश्चन एपी के हैं, ज्योमेट्री के भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, पॉलिनोमियल के। तो वो मैं क्वेश्चन डिस्कस करते जाऊंगा, उसके साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मैथ्स का। ठीक है, 41 से स्टार्ट होता है मैथ्स। पहले 40 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं, देन आपका मैथ्स स्टार्ट होता है, उसके बाद एसएसटी का आता है। क्लियर डियर? तो देखो पहला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन अपना पॉलिनोमियल से है। तो देखो इसमें क्या गिवन है, अपने को गिवन है फॉर अ रियल नंबर पी क्यू ए द पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय दिस। क्लियर? तो इसने ये बोला है कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स डियर, जिसकी वैल्यू क्या बोली इन्होंने, एक्स क्यूब माइनस 3px प्लस 2q। एक पॉलिनोमियल में मान लेता हूं जी एक्स मान लेता हूं, जो कि दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? अब इसको अगेन में ये लिख सकता हूं एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये बोला है कि px है, उसका gx में कंप्लीट डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 आता है। कहने का मतलब यही है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा। तो मतलब ये इसका फैक्टर हो गया, ये इसका फैक्टर हो गया। अब मेरे को बताओ, इसको मैं थोड़ा सा लिखूं, एक्सपांड करूं तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए लिख सकता हूं। अब मेरे को बताओ, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऐसे फैक्टर निकालोगे x प्लस अल्फा। सपोज कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। क्लियर? तो वही आपका जो px पॉलिनोमियल है, तो इसका ये इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब ये तो एक दो फैक्टर तो ये हो गया, तीसरा फैक्टर मैं सपोज मान लेता हूं px इक्वल टू, क्लियर, क्या दिया हुआ, एक्स क्यूब माइनस 3px प्लस 2q। क्लियर? अब देखो ये आपका किसके इक्वल होना चाहिए, ये दो तो फैक्टर इसके दे रखे, तीसरा फैक्टर आपको नहीं दिया हुआ है। तो तीसरा मतलब अल्फा आपको दिया हुआ है, बीटा आपको दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया हुआ, तो उसको मैं गामा एज्यूम कर लेता हूं। क्लियर? तो देखो इसके तीन फैक्टर हो गए, एक्स प्लस ए, तीसरा मैंने एक्स माइनस गामा अपने ने एज्यूम कर दिया। क्लियर? अब आपको एक बात पता होगी कि जब मैं इस फॉर्म में लिखता हूं तो इसके तीन फैक्टर बनते हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। तो इसके तीन जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो यहां पे भी तीन जीरोज होगा, एक जीरोज यहां से मिलेगा, इसको जीरो के इक्वल करोगे तो एक जीरोज माइनस ए होगा, यहां से अगेन जीरो के इक्वल करोगे तो माइनस ए होगा, और तीसरा जीरो अपने को अननोन है, वो की गामा है। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा यहां पे देखो आप कि जो यहां पे है, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो आपको पता होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी माइनस बी बाई ए। बट देखो इस इक्वेशन को देखो, ये माइनस बी और एक क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी उसका है। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे ए बी तो 0 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी 0, माइनस ए प्लस गामा विल बी 0। क्लियर? तो यहाँ से डियर आपको गामा मिल जाएगा 2a। तो देखो आपको गामा की वैल्यू भी मिल गई 2a, मतलब इसके तीनों रूट्स मिल गए आपके, या जीरोज मिल गए, माइनस ए और 2a। क्लियर? अब मैं इसमें आगे कॉन्सेप्ट लगाता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको पता होगा अल्फा बीटा गामा विल भी होता है माइनस डी बाई। क्लियर? इसमें ध्यान रखना, ए उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा हुआ है, एक पहला जीरोज माइनस ए है, अगेन 2a है, इक्वल टू बी बाई ए। बी क्या है डियर, यहां पे आप बी देखोगे तो बी आपका है
माइनस डी बाई ए, डी मतलब कांस्टेंट टर्म है 2q, तो यहाँ पे डियर आ जाएगा माइनस 2q बाई ए, आपका 1 है यहाँ पे। तो यहाँ से डियर आप सॉल्व करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा डियर 2a³ इक्वल टू माइनस 2q, है ना, यहाँ कुछ मिस्टेक करी क्या, क्लियर। तो a³ इक्वल टू डियर बन जाएगा आपका माइनस q, एक इक्वेशन ये मिल गई, क्लियर। तीनों के जीरोस का प्रोडक्ट करा, वो माइनस डी बाई ए होता है, उसके इक्वेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ जीरोस को यूज कर लिया था, एक और आता है, दो एट ए टाइम ले लो, अल्फा प्लस बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है डियर सी बाई ए, क्लियर। तो देखो अल्फा बीटा, अल्फा आपका माइनस ए ले लेता हूँ, बीटा आपका माइनस ए प्लस बीटा गामा माइनस ए 2a प्लस गामा अल्फा, यहाँ पे 2a प्लस का ही आएगा ना, ठीक है। गामा अल्फा वो आपका हो जाएगा डियर 2a और अल्फा है आपका माइनस ए इक्वल टू सी, सी क्या है यहाँ पे डियर, सी आपका है माइनस का 2 माइनस का 3p अपॉन ए है आपका 1। तो ये डियर देखोगे तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, तो ये डियर सॉल्व करोगे तो माइनस का 3a स्क्वायर आ जाएगा, विल बी इक्वल टू माइनस 3p, ठीक है। तो अगेन प्लस प्लस कर जाएगा तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा p, क्लियर, a स्क्वायर इक्वल टू p आ जाएगा। अब देखो इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूं तो a की पावर 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा q स्क्वायर, इसका मैं क्यूब कर लेता हूं तो a की पावर 6 इक्वल टू p स्क्वायर, सो p क्यूब। तो देखो a की पावर 6 q स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ पे p स्क्वायर के इक्वल है, तो आपका देखो p क्यूब विल भी क्या आ जाएगा q स्क्वायर। ऐसा क्यों करा मैंने, यहाँ पे a की पावर 6 क्यों बनाया, इसका रीजन ये था देखिए ऑप्शन में कहीं पे भी a नहीं है, तो ओनली फॉर आपका क्या है p और q है, ठीक है। तो आपका p क्यूब इक्वल टू क्या बन जाएगा q स्क्वायर, p क्यूब विल बी q स्क्वायर, तो आपका सी ऑप्शन यानी ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूँ आंसर, है ना, क्योंकि मैंने सॉल्व कर रखे हैं तो उसी को अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। -3 थर्ड ऑप्शन सही है, p क्यूब इक्वल टू q स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल का, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आइडेंटिटी लगानी है। यहाँ पे देखो अपने को थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 3 की पावर 1/2 को या फिर 3p की पावर 1/2 यानी √3 हो गया, या फिर 3p की पावर 1/2 को मैं मान लेता हूँ x। तो बताओ 3 की पावर 1/4 वो क्या होगा x की पावर 1/2, मतलब इसकी पावर में और 1/2 से पावर कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की पावर 1/4 क्या आएगा डियर √x। अब क्या करता हूँ डियर, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देता हूँ, √3 की पावर 1/2 इसकी जगह x माइनस 1, 3 की पावर 1/2 x प्लस √x प्लस 1 x माइनस √x प्लस 1। ऐसा करने में थोड़ा सा फायदा हुआ कि आपको थोड़ा सा विजिबल हो गया अलजेब्रा की फॉर्म में, जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है उस नंबर के कंपेयर। नो डाउट आप डायरेक्ट नंबर लेके भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो x प्लस 1 प्लस √x, x प्लस 1 माइनस √x, ठीक है। अब देखो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ a, इसको एज्यूम कर लेता हूँ b, a प्लस बी a माइनस बी, वो कि क्या होता है डियर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करता हूँ तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करूँगा तो x आएगा। इसको अगेन सॉल्व कर दो तो x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, सॉरी यहाँ प्लस था प्लस 1, ठीक है। तो ये देखो x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये डियर बन गया x क्यूब माइनस 1, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से x क्यूब माइनस 1 बनेगा, x की वैल्यू √3 थी, इसको x 3 की पावर 1/2 को √3 भी लिख सकता हो, तो x की जगह √3 लिख लो, √3 की पावर 3 माइनस 1, √3 की पावर 3 करोगे तो √3 माइनस 1, तो आपका आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, हाँ थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्लियर। तो 3√3 माइनस 1, आसान सा क्वेश्चन अगेन पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल से था, ठीक है। ये भी आपका पॉलिनोमियल बोल दूंगा, बट ये आपका क्लास 10 से मान सकते हो, क्योंकि जीरोज और रूट्स के बारे में तो अपन 10th में ही पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 43, ये आपका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल।
आसान सा क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, mx प्लस 2y इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y विल बी 0। अब बोला है कि m की क्या वैल्यू हो ताकि जो इसका सॉल्यूशन मिले वो आपको इंटीजर मिले, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, m की वैल्यू मेरे को पता नहीं, मैं अब डायरेक्ट इनको सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं इन दोनों को ऐड करा तो ये कट जाएगा, तो डियर ये बचेगा m प्लस 3 इंटू एक्स विल बी 10, x विल बी आएगा डियर 10 अपॉन m प्लस 3। क्लियर, तो ये हो गया। अब देखो इस x को इंटीजर होना है, ठीक है। तो ऑप्शन से देखता हूँ, ऑप्शन से मेरे पास 2 है, 8 है, -8 है या फिर -2 है। तो बताओ m को क्या वैल्यू लूँ कि x का इंटीजर आए। सपोज ये m की वैल्यू डियर, सपोज ये 2 लेता हूँ तो मेरे को x की वैल्यू क्या मिलती है डियर, 2 लेता हूँ तो x की वैल्यू मिलती है 2, 8 लेता हूँ तो 10/11, ठीक है। फिर अपना -8 लेता हूँ तो नीचे क्या बनेगा, -5 तो -2 मिलेगा, और -2 लेता हूँ तो 1 बचेगा नीचे, ऊपर 10 यानी 10 मिलेगा। मतलब m की वैल्यू इन चारों में से लेता हूँ तो x की वैल्यू ये मिलेगी। यहाँ पे m की वैल्यू पुट करी, x निकाला, तो देखो ये वाला आंसर काम का नहीं है। तो 8 तो जहाँ पे भी है m की वैल्यू वो तो गया, क्यों, क्योंकि आपका x इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सपोज आपका x 2 आया, ठीक है, तो यहाँ से देखो y निकालता हूँ, x भी इंटीजर होना चाहिए और y भी, हैव अ इंटीजर सॉल्यूशन, तो दोनों होने चाहिए। आपका x भी इंटीजर होना चाहिए और आपका y भी इंटीजर होना चाहिए। तो x तो इंटीजर हो गया, अब मेरे को y निकालना है डियर। तो y मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन से y निकालता हूँ। तो डियर ये क्या आएगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालोगे तो आएगा y 3/2 इंटू एक्स। अब देखो सपोज x 2 रखता हूँ तो y कितना आया डियर, 3। ये तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो यही इंटीजर नहीं आया। -2 रखता हूँ तो -3, और 10 रखता हूँ तो आपका आएगा 5, 3 = 15। तो देखो इन तीनों में 2, -8, -2, तीनों के केस में x और y इंटीजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 हो तो भी चलेगा, 2 और -8 भी चलेगा, -2 और -8 भी चलेगा। तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट हुए। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के लिए आप बोल सकते हो सेकेंड और थर्ड दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। हो सकता है कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बोनस करे, बोनस तो बहुत कम चांस लग रहा है क्योंकि दोनों ही करेक्ट ऑप्शन तो है ही, तो दोनों को करेक्ट दे सकते, 2 और 3। क्लियर, तो एक बार में चेक कर लेते हैं, ठीक है, 2 और 3 दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर, अगेन ये आसान सा एक क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये एपी का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसने बोला एक एपी है जिसमें एन टर्म है, ठीक है, एन टर्म है। इफ मतलब एक एपी मान लेता हूं मैं, फर्स्ट एपी मान लेता हूं, AP1 मान लिया, जिसका फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया सपोज ए और कॉमन डिफरेंस मान लिया मैंने डी। क्लियर, अब बोला है कि इफ इसने ये बोला है इफ कॉमन डिफरेंस इज इंक्रीज बाय 1, कॉमन डिफरेंस में इंक्रीज बना 1 से कर देता हूं, तो AP2 लेता हूं, ठीक है डियर। तो उसका कॉमन डिफरेंस है वो D+1 हो गया, D+1 हो गया। तो इन दोनों केस में क्या बोला है, जो nth टर्म है वो इंक्रीज बाय 19, मतलब जो नई एपी बनी है उसका जो nth टर्म होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ AN2 सेकेंड वाली एपी का n टर्म फर्स्ट वाली एपी के nth टर्म से 19 ज़्यादा है। क्लियर, तो n टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, an का फॉर्मूला आपको डियर पता है, a + n-1 इंटू डी। क्लियर, तो a क्या है डियर, आपका a तो a ही है, n-1, d कितना है डियर, इसके लिए d का d ही रख लेता हूँ, इक्वल टू a पुरानी वाली, सॉरी ये नई वाली थी, नई वाली सॉरी सही था ना, यहाँ पे D+1 कर दो क्योंकि नई वाली में d क्या है, D+1 है, और यहाँ पे क्या है a + n-1 इंटू D+90। क्लियर सर, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, a से ये तो गया बेटा, ठीक है, यहाँ पे n-1 को मल्टीप्लाई कर देता, n-1 इंटू डी प्लस n-1 इंटू 1
इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी प्लस 19। तो n माइनस वन डी से n माइनस वन डी गया डियर। तो यहाँ से देखो n माइनस वन इक्वल टू 19, तो डियर n इक्वल टू आपका क्या 20। n की वैल्यू आपको 20 मिल गई। ठीक है सर। अब क्या बोला है, फिफ्थ टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज 28। क्लियर, फिफ्थ टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज 28। तो मेरे को बोला गया डियर A5 है वो डियर 28 है। ठीक है, चलो सर। दूसरा बोला गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म तो A ही रहेगी, है ना, A1 होगी, प्लस लास्ट टर्म क्या होगी, AN होती है, बट n अपन ने निकाल दिया 20 है, तो 20 टर्म उन दोनों का एवरेज 60 है। क्लियर, दो इक्वेशन 61 सॉरी। क्लियर, अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो इसको सॉल्व करो तो A प्लस 4D विल बी डियर 28। अब देखो यहाँ पे निकालोगे तो A प्लस 19D इक्वल टू, ये तो फर्स्ट टर्म तो A ही होगी, 20 टर्म A प्लस n माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे भी n माइनस वन, n की जगह 5 रखा, यहाँ पे 20 रखा, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कर दो 222। क्लियर, तो डियर ये बन जाएगा 2A प्लस 19D इक्वल टू 122। अब क्या करता हूँ डियर, एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरे पास, एक इक्वेशन ये आ गई, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इसको क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको एज इट इज लिखता हूँ 2A प्लस 19D इक्वल टू 122। इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2A प्लस 8D विल बी 56। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट जाएगा तो 11D इक्वल टू डियर 66। तो D आपका आ गया 6 डियर, और D यहाँ पे 6 रखोगे तो 24, तो यहाँ से आपका फिर A मिल जाएगा आपको 4। अब आपको निकालना क्या है डियर, 10th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। तो A10 निकालना है आपको, तो A10 होगा डियर A प्लस 9D। तो A की जगह आपका 4, 9 इंटू डी कितना है 6, 54, यानी 58 आपका आंसर हो जाएगा डियर। तो 58 आंसर हो जाएगा, तो थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अगेन आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है, बट आपकी हैबिचुअल होंगे तो थोड़ा सा देखो, मैथ तो कैलकुलेशन का है ही पेपर ये वाला। 43 हो गया था, 44 हो गया था सॉरी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 45, ये भी शायद एपी का ही है, हाँ ये भी एपी का ही है, ये भी अगेन आपका एपी का क्वेश्चन। एपी के देखो दो बैक टू बैक क्वेश्चन है, इसमें क्वाड्रेटिक का भी यूज हो रहा है थोड़ा सा। उसने क्या बोला है, एक क्लब में मेंबर्स है, उनकी जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 मंथ है, डी इक्वल टू 3 मंथ। ठीक है, कॉमन मतलब 3D। द सम ऑफ एज ऑफ ऑल मेंबर्स, तो मतलब SN की वैल्यू कितनी दी हुई डियर 300 ईयर्स, मतलब जितने भी मेंबर, सपोज मैंने मान लिया n मेंबर है। ठीक है, अब बोला है द यंगेस्ट चाइल्ड, देखो सपोज मैं बोलता हूँ A1 A2 A3 A4। अब देखो सबका D क्या है डियर आपका 3 मंथ है, तो बताओ सबसे छोटा तो आपका यही रहेगा A1, यानी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसने क्या बोली है 9 ईयर, तो इसका मतलब डियर हो गया A विल बी 9 ईयर। अब देखो डियर सभी 9 ईयर में है, तो इसको भी मैं ईयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 3 मंथ है, 12 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 1/4 ईयर आ जाएगा। क्लियर डियर। अब बोला है कि एल्डेस्ट मेंबर की एज क्या होगी, सबसे बड़े मेंबर की, मतलब आपको AN डियर निकालना है। तो देखो AN निकालने के लिए A पता है, D पता है, बट N नहीं पता है। तो पहले अपने को मुद्दे की बात होगी कि N निकालना है। क्लियर, तो आप SN का फॉर्मूला लगाओ, n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या होगा डियर 300। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दो, n/2 2A कितना है डियर आपका 9 प्लस n-1 इंटू डी क्या है डियर 1/4 इक्वल टू 300 सॉरी। ठीक है, यहाँ पे n/2 आ जाएगा डियर, यहाँ पे आपका 4 LCM आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 72 प्लस n-1 इक्वल टू 300। क्लियर, ये 8 से उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n डियर ये बचेगा 71 प्लस n इक्वल टू 2400। 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे उधर तो।
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो ये डियर बनेगा 71n प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 2400। क्लियर, तो ये बनेगा डियर n स्क्वायर प्लस 71n प्लस 2400। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करोगे तो ट्रबल में फंस सकते हो, तो सबसे बढ़िया है सीधराचार्य लगा के निकल लो। क्लियर, सपोज इसके फैक्टराइजेशन करते हुए ना आप कर लेना, मैंने इसके करके देख लिया फैक्टराइजेशन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये इसके दो फैक्टर हो जाएंगे सर, 96 और 25 कितने हो रहे देखो ना, 0 5 225, सॉरी 5 नहीं आएगा ना, 15 आएगा, 240। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये बन जाएंगे आपके दो फैक्टर। तो ये इन दोनों को ऐड करने पे ये 70, सॉरी ऐड नहीं आएगा, ये माइनस आएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे माइनस आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये दे देगा। तो यहाँ पे इस पर फैक्टराइजेशन करोगे तो प्लस 96 n माइनस 25 विल बी 0। या तो पहले वाला टर्म 0 हो जाए या फिर दूसरे वाला, यहाँ 0 करो या फिर ये 0 करो। पहले वाला टर्म 0 करोगे तो माइनस 96 आएगा, ये 0 करोगे तो 25 आएगा। अब ये तो पॉसिबल होगी नहीं, n की वैल्यू हो जाएगी 25। अब आपको डियर निकालना, तो an, सॉरी चलो स्क्रीन चली गई, 2 सेकेंड। हाँ देखो यहाँ पे निकाल दो, an निकालना था आपको डियर, तो an विल भी हो जाएगा डियर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n आपका अब आ गया 25, तो डियर इक्वल टू हो जाएगा a प्लस, सो a तो आपका 9 है, ये n की वैल्यू 25 एंड 24, d क्या है डियर 1/4, तो ये आ जाएगा डियर 15 ईयर। तो सबसे बड़ा आदमी कितने ईयर का होगा, 15 ईयर का। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन बी है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखो वैसे पिछला क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व थी, इसमें भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्योर। क्लियर डियर, इसने बोला है कि 27,000 रुपये किसी को अपन ने बांटे हैं इक्वली अमंग द सर्टेन नंबर। तो नंबर ऑफ पर्सन्स में मान लेता हूं x, मान लेता हूं x। ठीक है, तो इक्वली अमंग डिवाइडेड सर्टेन पर्सन। ठीक है, तो ईच है, मतलब ईच है हर जने को कितना मिल रहा है, सपोज मैंने y मान लिया। ठीक है, मतलब 10 बच्चे हैं और सबको 50-50 रुपये मिल रहे हैं। तो बताओ ये मतलब मैंने x तो मान लिया ये, और ईच मैं सपोज ये बोलता कि 10 पर्सन है, सबको 50-50 रुपीज़ मिलते, तो टोटल कितने हुए 10 इंटू 50। तो वही ये भी, तो इसने क्या बोला, पर्सनस x है और हर को y मिल रहा है, तो टोटल कितना होगा x इंटू वाई। और ये टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, 27,000 के इक्वल। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या दी इसने बोली कि इफ हर पर्सन को हैड देयर इज 20 मोर पर्सन्स, तो पर्सन्स कितने हो गए x प्लस 20। तो बोला कि अब जैसे देखो पर्सन बढ़े उतना ही अमाउंट है, तो हर एक के पास कम मिलेगा। तो कम कितना मिला, बोला 480 लेस है, तो आप लिख लो दूसरे मिलेगा कितना हर एक को, तो y माइनस 480। बट इस बार भी अमाउंट तो सेम ही है डियर, तो x प्लस 20 इंटू वाई माइनस 48 इक्वल टू 480 इक्वल टू 27,000। क्लियर, तो अब देखो यहाँ सिंप्लीफाई कर दो, एक्स वाई माइनस 480x प्लस 20y माइनस 9600 इक्वल टू 27,000। अब देखो x और y का प्रोडक्ट 27,000, तो एक्स वाई 27,000 से कट आउट हो गए। क्लियर, अब इसको आप क्या कर सकते हो, आप 20 से सबको डिवाइड कर सकते हो, तो ये यहाँ पे बचेगा y, ये माइनस में यहाँ पे बचेगा, 20 से डिवाइड करोगे तो आपका बचेगा शायद 0 24x इक्वल टू, या माइनस यहाँ 20 से डिवाइड करोगे 0 480 बनेगा इक्वल टू 0। क्लियर, अब क्या करता हूँ, अपने को क्या निकालना है, इनिशियली नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे, तो अपन को x निकालना है। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, y क्या आएगा 27,000 अपॉन x।
तो यहाँ पे y की जगह लिख लेता हूँ 2700 अपॉन x माइनस 24x, क्लियर, माइनस 480 विल बी 0। अब थोड़ा सा देखो इसमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपका देखो क्या हुआ, क्या हो गया, अरे चलो ये मिटा दे। ये था ना 2700 x अपॉन, तो यहाँ पे था डियर 2700 अपॉन x माइनस 48 था क्या, 24x माइनस 480। अब इसको मल्टीप्लाई करके x एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा 2700 माइनस 24x स्क्वायर माइनस 480x, ठीक है। अब इसमें देखो ये तो उड़ा दो नीचे से, अब 24 को सबसे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये शायद बनेगा 1125 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकता हूँ डियर एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1125, सबको उधर ले जाओ। अब इसके फैक्टराइज करोगे ना तो आपको मिलेगा ये डियर x प्लस 45 x माइनस 25 0। चलिए एक बार चेक कर लेता हूँ, यही आ रहे थे फैक्टराइज, x प्लस 25 माइनस का 20 है क्या, यहाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है, यहाँ देखो माइनस का 20 आना चाहिए। 4800 9600 480x 2480x आ रहा है, माइनस का ये प्लस हो गया। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, मैंने ही कैलकुलेशन उस जो मैंने सॉल्व करा था पहले उसमें ही एरर करके सही है की, ठीक है। तो यहाँ से डियर आपको मिलेगा x की वैल्यू माइनस 45 और ये मिलेगा डियर x इक्वल टू 25, क्लियर। तो आपकी दो वैल्यू आ गई, तो आपको x ही निकालना था, x की वैल्यू आ गई डियर 25, क्लियर। तो ये आपका x की वैल्यू 25 आ गई, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आप वेरीफाई कर सकते हो x 25 हो गया, y आपका कितना हो जाएगा, y यहाँ से निकाल सकते हो 25 से डिवाइड करके, तो शायद 45 अब ज़्यादा आएगा, 45 तो नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा, तो वो आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो उससे आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, क्लियर। चलो ये वाला एक क्वेश्चन था जो अपन ने सॉल्व करा, किसका था ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, क्लियर। इसमें 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे, 2 पॉइंट के दे रखे, बस तीसरा कोऑर्डिनेट इंटीजर है। तो बताओ कि आपको एरिया मिनिमम कब होगा, ठीक है। तीसरा कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लो और आपको एरिया मिनिमम करना है, ठीक है। तो देखो आपने अपना एरिया का फॉर्मूला था हाफ 0,0 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट 18,21, तीसरा पॉइंट x, y मान लेता हूँ। ये C पॉइंट बोला ना, उसको अपन मान लेते हैं x, y, क्लियर। तो ये 0,0 ये अपन मैट्रिक्स फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ जाएगा डियर। तो इस एरिया को निकालते तो कैसे निकालते वो आपको पता होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ वापस। पहले इनको प्रोडक्ट करो, फिर है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट करा तो 0, ये 18y अगेन 0, फिर बाद में इनका प्रोडक्ट माइनस कर दो, तो ये 0, ये बनेगा 21x और ये वापस 0, तो ये आ गया एरिया। अब बोला इसको मिनिमम होना है। अब देखो यहाँ तो सिंपल ही दिख रहा है, x इक्वल टू 1 पुट कर दो, y इक्वल टू 1 पुट कर दो, दोनों ही x और y 1 पुट करोगे तो ये एरिया कितना आ जाएगा डियर, 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 आ गया है ना, और 3/2 देखो इस ऑप्शन में सबसे छोटा 3/2 है, तो मिनिमम 3/2 एरिया अपने पास आ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री में भी आइडेंटिटी के बेस पे मान लो, क्लियर। इसको मैं क्या करता हूं, स्प्लिट कर देता हूं, तो इसको लिख सकता हूं 1/sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 1/5 डियर।
तो यहाँ पे आप क्या 1/sin थीटा क्या होता है डियर, कॉसेक थीटा, है ना। आगे देखो माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/5। क्लियर। अब देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये होता है, तो कॉसेक थीटा माइनस सॉरी प्लस कॉट थीटा क्या होगा 5। ये एक रिलेशन याद रख सकते हो, है ना। जैसे ये होता है डियर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा या प्लस कॉट थीटा विल बी एक्स हो, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या है 1/, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सिमिलरली आपका सेक थीटा प्लस कॉट टेन थीटा इक्वल टू एक्स होता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है 1/x। अब ऐसा क्यों होता है, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो ना हमेशा तो 1 आता है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो 1 होता है, तो इधर भी 1 होना चाहिए, तो रेसिप्रोकल होंगे तभी आपका पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर। तो ये हो गया। अब अपने को निकालना है 1 + tan थीटा, tan थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा मिल जाए तो tan थीटा का काम चल जाएगा। अब क्या करता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, ये 1 ले लेता हूँ, तो क्या करता हूँ इसमें से ये माइनस कर देता हूँ, या फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। इक्वेशन 1 माइनस, या फिर इक्वेशन 2 - 1 कर दो, या इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूँ। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो देखो कॉट थीटा 2 बार आ रहा है, तो माइनस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपल सा, तो ये तो कट जाएगा डियर। यहाँ पे बचेगा -2 कॉट थीटा इक्वल टू 1/5 माइनस 5, तो ये डियर बन जाएगा -24/5। तो देखो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से माइनस माइनस अगेन आपका प्लस हो जाएगा, तो कॉट थीटा विल भी आ जाएगा 24/10। क्लियर। 2 नीचे भेज दो तो 10 आ जाएगा। तो डियर आपका यहाँ से कॉट थीटा आ गया आपका 24/10 यानी 12/5। तो बताओ tan थीटा क्या होगा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 5/12 हो जाएगा। और आपको निकालना है 1 + tan थीटा, तो वो डियर हो जाएगा 1 + 5/12, तो मतलब आपका आएगा डियर 17/12। तो 1 + tan थीटा क्या आ जाएगा 17/12। तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगेन आसान सा क्वेश्चन, बट ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ, इसने क्या बोला है, इसने एक बात बोली है कि एक लैडर है, ठीक है, वो किसी दीवार पे लगा हुआ है। ठीक है सर, ये ले लिया मैंने एक लैडर, ठीक है, ये आपका लैडर है जो किसी दीवार पे लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला, टॉप ऑफ द लैडर लेनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेजर फ्रॉम 7.3 डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर। यहाँ से मैं एक पॉइंट लेता हूँ 7.3 डिस्टेंस पे, ठीक है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इससे, ठीक है, इसको ऐसा ले लो, ठीक है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से, ये यहाँ पे एक पॉइंट मान लो, इसको ABC ले लेता हूँ, ये D ले लेता हूँ, यहाँ से 7.3 डिस्टेंस पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45, ठीक है। अब आपको पूछा गया है, अब बोला है कि हाइट ऑफ द वर्टिकल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर इज 17.3 मीटर, ये डियर 17.3 मीटर है, ठीक है। तो देन द बेस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द लैडर विद द वॉल, ये आपको पूछा है, ये विल भी क्या होगा, ठीक है, लैडर विद द वॉल, ठीक है, ये मैं मान लेता हूं सपोज थीटा। अब बड़े वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूं, ट्राइंगल ABD में, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं x। तो देखो बताओ, बड़े वाले ट्राइंगल में tan 45 होगा, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 17/3, बेस है x + 7.3, तो ये 1 होगा, 1 इक्वल टू 17.3/x + 7.3, तो डियर यहाँ से आपका x आ जाएगा 10 मीटर, ये डियर आपका आ गया 10 मीटर। अब मैं छोटे वाले ट्राइंगल में लगाता हूँ, इस वाले ट्राइंगल में मैं सपोज यूज करता हूँ tan थीटा का, ट्राइंगल ABC, तो tan थीटा विल बी डियर होगा 17.3/x, तो डियर हो जाएगा 1.73, तो जो कि अप्रोक्सीमेट होता है √3।
अब tan थीटा √3 के इक्वल है, तो थीटा डियर कितना होगा 60 डिग्री, और थीटा 60 डिग्री होगा तो ये कितना होगा 90 माइनस 60, यानी आपका 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो मतलब आंसर 2 आपका करेक्ट होगा 49 क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगेन आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन, बट हाँ थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन, थोड़ा सा आपका दिमाग लगाया। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, इसने बोला है इसके रूट्स बताओ, सॉरी इनके बोला है, ये आपका वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोल सकता हूँ कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इसका जो है ना हल्का सा आप फैक्टराइजेशन कर लो तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसको मैं लिखूं m+1 m-1 विल बी 0। इस वाले को मैंने स्प्लिट कर दिया, m+1 है। अब देखो ये दो फैक्टर हैं, इनका सम ये 2m ही तो आ रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं m+1 प्लस m-1 इंटू एक्स प्लस m+1। ठीक है, अब देखो इसको आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो क्वाड्रेटिक की, x² माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही तो फॉर्म बन रही है। तो बताओ इसके दो रूट्स क्या हुआ, अल्फा हुआ m+1 और बीटा हुआ m-1। क्लियर? अब देखो इसने क्या बोला है कि जो रूट है वो -2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो रूट अल्फा कॉमा बीटा इज ग्रेटर देन -2 एंड अल्फा कॉमा बीटा इज लेस देन 4, यही बोला डियर। 4 से तो छोटा होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए, तो m+1 और m-1। तो मैं पहली ये कंडीशन लगाता हूं, तो m+1 इज ग्रेटर देन -2। बस सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही कर दो। तो यहाँ पे बोला m इज ग्रेटर देन -2, सॉरी उधर भेजोगे तो -3 आएगा। क्लियर? फिर बीटा देखो तो m-1 विल बी ग्रेटर देन -2, तो m विल बी ग्रेटर देन -1। क्लियर? तो देखो इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकली आपकी जो लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन, उस पर देखो तो देखो -3 यहाँ पे होता है, -1 यहाँ पे होता है। पहला वाला बोल रहा है कि -3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इधर होना चाहिए। ये बोल रहा है कि -1 से बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो कॉमन क्या हुआ, दोनों ही चीज फॉलो होनी चाहिए, ये भी फॉलो करना चाहिए, ये भी फर्स्ट, ये भी फॉलो होना चाहिए, ये भी, तो दोनों ही फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि m विल बी ग्रेटर देन -1, ये करेक्ट आंसर है, ये ले लो, क्योंकि m ग्रेटर देन -3 तो उसमें आ ही गया। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले को सॉल्व करता हूँ। 4 से बड़ा होना चाहिए, तो m+1 इज ग्रेटर देन 4, तो m इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर m-1 इज ग्रेटर देन 4, तो m इज ग्रेटर देन 4 ही बोला ना, हाँ, तो 5 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी लेस देन। अब देखो ये नंबर लाइन बनाओ तो ये 3 होता है, ये 5 होता है डियर। ये बोल रहा है कि 3 से छोटा होना चाहिए, ये बोल रहा है 5 से छोटा होना चाहिए, तो कॉमन एरिया ये वाला हुआ। तो इसका कॉमन एरिया क्या होगा, m<3। अब देखो इस पार्ट को सॉल्व करा तो ये आया, इस पार्ट को सॉल्व करा तो ये, बट सबका ही कॉमन पार्ट होना चाहिए, ये भी फॉलो होना चाहिए और ये भी फॉलो होना चाहिए। तो इन दोनों का वापस इंटरसेक्शन ले लो। तो ये बोल रहा है -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये बोल रहा है 3 से छोटा होना चाहिए। अब बताओ कॉमन पोर्शन क्या हुआ, यही तो हुआ। तो मतलब यहां से बोला है कि m ग्रेटर देन -1 होना चाहिए और लेस देन 3 होना चाहिए। क्लियर? तो थोड़ा सा कॉमन पोर्शन ज्योमेट्रिकली करोगे थोड़ा आसान से समझ में आ जाएगा। -1 से बड़ा और 3 से छोटा। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार, आपका 1 ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, सॉरी -1 से बड़ा और 3 से छोटा, तो 1 ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगेन आसान सा क्वेश्चन है, बट हाँ नो डाउट थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करवाएगा क्वेश्चन, बट सिंपल सी कैलकुलेशन है, बिना इनइक्वलिटीज का क्वेश्चन और बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक और इनइक्वलिटीज।
क्लियर। तो दोनों का कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी का बोला है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बोला है। क्लियर। उसने क्या बोला है कि ए बी पॉइंट है किसी लाइन, किसी प्लेन पे, सच दैट, ठीक है। तो इसने बोला है डियर कोई पॉइंट है ए कॉमा बी। अब देखो मेरे को बोला है कि ए एक्स कोऑर्डिनेट -1 से लेके 5 के बीच में होना चाहिए। तो ये -5 है और यहाँ पे 5, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए। सिमिलरली y के लिए बोला है, वो भी -5 और 5 के बीच में होना चाहिए। तो ये -5 और ये 5 इनके बीच में होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आ जाए, कहने का मतलब इधर, यहाँ पे कहीं पे भी आ जाए चलेगा। इसमें कहीं पे भी आएगा ना तो 5 से इक्वल भी हो सकता है। तो ये देखो ये कोऑर्डिनेट क्या है, -5, 5, ये -5 -5, ये सबसे बड़े कोऑर्डिनेट है। बाकी तो सब इससे अंदर ही आ जाएंगे या इसके लाइन, तो 5 से बाहर नहीं जाने वाले। क्लियर। अब बोला है कि सभी इंटीजर भी है, इसने बोला ना इंटीजर है, ठीक है। तो देखो ये 5 की लाइन है, ये क्या होगी डियर 4 की, ये 3 की, ये 2 की, ये 1 की। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे 1 की, 2 की, 3 की, 4 की और 5 की आ गई, 4 की, 5 की। अब इधर भी बना लो, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की होगी। क्लियर। यहाँ पे भी बना दो 1 की, थोड़ा सा अपना 1 की, 2 की, 3 की, 4 की और 5 की आ गई, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए। अब बताओ टोटल पॉइंट्स कितने हुए। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक लाइन पे 11 पॉइंट है। 11 11 11, ऐसे भी लाइन 11 होगी, ऐसे 11 है, तो ऐसे सिमेट्रिक है, तो 11 11। तो टोटल पॉइंट कितने हो गए, 11 × 11 यानी 121 हो गए। क्लियर। 121 टोटल पॉइंट्स हो गए। अब इसने क्या बोला है कि पॉइंट ऐसे ढूंढने हैं अपने को जो आपके सेंटर मतलब ओरिजिन ये रहा, उससे ज्यादा 2 डिस्टेंस पे हो, ज्यादा से ज्यादा 2 डिस्टेंस पे। तो यहां से देखो 1 और 2, ये रहा पॉइंट ज्यादा से ज्यादा 2 पे डिस्टेंस पे, इधर ये रहा 2 पे, यहाँ पे ये रहा 2 पे, यहाँ पे ये रहा 2 पे। अब देखो यहां से 2 डिस्टेंस पे एक सर्कल बना दो। क्लियर। एक सर्कल बना दो 2 डिस्टेंस। एक्चुअली मेरे को बोला कि इस पॉइंट से 2 डिस्टेंस पे पॉइंट बताओ, तो एक सर्कल ही तो होगा। ये 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दो, इसके अंदर जो जो पॉइंट आएंगे। तो अपन देखो अब काम के पॉइंट कौन कौन से, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 ये हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल पॉइंट, काम के पॉइंट कितने हुए 13, और टोटल पॉइंट कितने थे 121। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 13/121। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होना चाहिए, एकदम करेक्ट। क्लियर। तो ये जो सर्कल था 2 का, उसके अंदर आना चाहिए, मतलब यहाँ से। अब देखो ये पॉइंट है ना, ये 1 इधर 1 ये, तो ये √2 होगा। √2 क्या होगा, 2 से तो छोटा ही है। ये √2 ये 2 से छोटे, यही पॉइंट होंगे जो इस 2 के रेडियस के सर्कल के अंदर आएंगे। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से, शायद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से। क्लियर। तो अगेन एक आसान सा क्वेश्चन है, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे। बोला है कि इन द पैरेललोग्राम ABCD। क्लियर। ये बोला ABCD पैरेललोग्राम, ठीक है सर, ABCD, ठीक है। MN एंड द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AD। यहां पे मिड पॉइंट M है, ये है डियर आपका N, ठीक है सर। अब बोला है कि द MN जॉइंट द फ्रॉम द ट्राइंगल AMN। इसका एरिया के बारे में बोला है, ठीक है। तो अब क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम ABCD इनके बीच में रिलेशन पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, मैं एक एक लाइन बना लेता हूँ। ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। ठीक है, मैंने ये पैरेलल बनाई, इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ठीक है, अब बताओ ये एक छोटा, इसका सपोज मैं एरिया 1 मान लेता हूँ। ठीक है, इसका मैंने 1 एज्यूम करा है ना। अब बताओ ये एक पैरेललोग्राम बना तो इसका भी 1 होगा। अब देखो इसका 2 हुआ। ठीक है, इसका 2 हुआ। अब देखो ये सब सेम एक जैसे ही रहेंगे, सभी एक जैसे ही बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, तो 2 हुआ। अब देखो ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट हुआ, तो ये भी सब मिड पॉइंट रहेंगे, तो ये पैरेललोग्राम 4 बन गए। तो इसका भी 2 एरिया होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना हो गया आपका, देखो तो इसका एरिया 1 था और इसका एरिया 2 2 2 8, यानी 1/8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो कि आपका ऑप्शन 3 है। क्लियर। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो इसको आप देख सकते हो, कैसे कर सकते हो। और देखो ये बेस है ट्राइंगल का, है ना, ये बेस है ट्राइंगल का, इसका एरिया 1 है। ठीक है, तो मेरे को बताओ ये जो बेस वाला ट्राइंगल है, इसका बेस है। ठीक है, इसका एरिया 1 है, तो बताओ ये एक बड़ा वाला पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, तो ये इस पैरेललोग्राम का मतलब इस पूरा पैरेललोग्राम मानूं, इसकी सपोज मैं मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस मान लेता हूँ x और ये मान लेता हूँ y। ठीक है, इसको ऐसा कर लो, इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। ये यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस y मान लेता हूँ, ये y मानी, ये x। तो देखो इसका एरिया 1 है, तो मतलब ऐसा बोल सकते हो हाफ ऑफ x इंटू वाई विल बी 1। तो x इंटू वाई इक्वल टू कितना आएगा डियर, 2 आएगा। क्लियर। अब मेरे को बताओ इफ इस वाले पैरेललोग्राम का एरिया सपोज मैं निकालना चाहूँ, तो इस केस में ये भी x होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो इस वाले पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस 2x है और हाइट कितनी है y, तो 2 इंटू एक्स वाई, यानी कितना हो गया, 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया। तो इस वाले पैरेललोग्राम का एरिया 4 हो गया, तो इसका भी 4 होगा, तो 8 हो जाएगा। कैसे भी कर लो, मोर एंड लेस वैसे ही आंसर आने वाला। तो 1/8 आपका इजीली आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ही है, बट ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि बोनस मिलेगा, है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो इसको मैं, इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज के लिए। इसको मैं ले लेता हूँ, यूज़ करना पड़ेगा इसको। अब देखो इसमें क्या बोला गया है डियर, इसमें जो ये है ना, इसमें ट्राइंगल देखो, पहले देखो कौन सा, BEG, ये वाला, इसका एरिया क्या दिया है 503। मैं लिख देता हूँ, इसका एरिया क्या है डियर 503, बड़ा ऊपर चला जाएगा 503। क्लियर डियर। उसके बाद दिया हुआ है JFD का, JFD ये रहा डियर, ये है JFD, इसका एरिया आपको दिया है 408। ठीक है, फिर इस बड़े वाले पोर्शन का एरिया दिया हुआ है डियर आपको ये वाले का EHFA, तो वो दिया हुआ 1113। ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, इस सैडेड का एरिया पूछा हुआ। अब देखो मैं बचे हुए को कुछ मान लेता हूँ, A, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ, इसको D मान लेता हूँ। क्लियर। ठीक है सर, अब मेरे को बताओ इस सैडेड को मान लेता हूँ कैपिटल X। ठीक है, अब देखो इस पूरे का एरिया मैं सपोज निकालना चाहूँ, ठीक है, तो पूरे का एरिया आप कुछ लिख सकते हो क्या, इस पूरे कंप्लीट फिगर का एरिया, तो वो आपका इस रेक्टेंगल ही बोला है क्या इसने, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो
इस कंप्लीट का एरिया आप रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो आप देखो निकाल सकते हो यहाँ से आप लिख सकते हो x प्लस नहीं ये मत करो, ये करो, अपन ये करते। देखो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया आपका रेक्टेंगल का एरिया का हाफ होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो सेम बेस, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का हाफ, तो ये भी इसका हाफ होता है। सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्राइंगल बनते हैं उसका एरिया क्या होता है डियर, इक्वल होता है। ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी अपन यूज करते हैं। तो देखो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF विल बी क्या होगा डियर, हाफ ऑफ, इस कंप्लीट का एरिया में मान लेता हूं कैपिटल A, ठीक है, हाफ ऑफ A बोल दूं, ठीक है। अब देखो मेरे को बताओ BCF का एरिया निकालू, तो वो डियर क्या होगा, A प्लस एक्स प्लस सी विल बी हाफ ऑफ A। क्लियर, एक इक्वेशन ये होगी, ठीक है। सेम कंडीशन यहां पे भी लगेगी इस ट्राइंगल में, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में भी देखो सेम बेस और सेम पैरेलल की लाइन के बीच में एरिया, ठीक है। तो वहां पे भी हो जाएगा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE विल बी हाफ ऑफ A, तो जो कि हो जाएगा डियर A प्लस सॉरी B प्लस एक्स प्लस टी विल बी A/2। क्लियर, चलो ठीक है सर, ये हो गया। अब देखो इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ ऑफ कंप्लीट जो रेक्टेंगल है उसका एरिया के इक्वल है हाफ ऑफ रेक्टेंगल का एरिया। तो अपन ने देखा है रिमेनिंग पार्ट का एरिया भी क्या होगा, हाफ ऑफ रेक्टेंगल का एरिया। मीन इसको बोल सकता हूं देखो 503 प्लस, ठीक है, क्योंकि ये वाला हाफ है एरिया, तो 502 प्लस बी प्लस 113 प्लस सी प्लस 408, और सी नहीं करेंगे अपन, प्लस सी नहीं करने की जरूरत है, सी तो इस ट्राइंगल के अंदर आ गया। तो 408 प्लस डी विल बी क्या होगा डियर, A/2 होगा। क्लियर। अब देखो वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, यहां से देखो B प्लस डी निकाल दो, यहां से आप B प्लस डी निकालोगे तो डियर क्या आएगा, A/2 माइनस एक्स। क्लियर, ये यहां पे आप पुट कर दो B प्लस डी की जगह, तो इन तीनों का सम करोगे ना आपका शायद आएगा 2024 आएगा, प्लस यहां पे आएगा डियर A/2 माइनस एक्स इक्वल टू A/2। तो A/2 से A/2 कट गया, तो x विल भी आएगा 2024, जो कि आपके ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पे 2021 दे रखा है डियर, तो 2021 आपका आंसर हो नहीं सकता। बट हाँ, क्लोजेस्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हो, बट क्लोजेस्ट तो तब लिखोगे ना जब आपको कोई अप्रॉक्सीमेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बट यहाँ पे तो आपका कोई अप्रॉक्सीमेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट आंसर आया हुआ है। क्लियर। सपोज डेसिमल वेसिमल में आता है तो अपन देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा, बट एग्जैक्ट आंसर है तब तो अपने को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सपोज आप बोनस मान सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बोनस हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसका आंसर आपके मैच नहीं कर रहा है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका शायद है लाइन्स एंड एंगल्स का, मान लो ऐसा बोल दो, एंगल्स का क्वेश्चन है। क्लियर। तो ये थोड़ा सा आसान सा ही क्वेश्चन था शायद। देखो इसमें क्या बोला है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो डियर ये आपका 90 डिग्री हो गया। क्लियर। D इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू BC, ये और ये लेंथ इक्वल है, ठीक है सर। अब देखो BDIF, BDEF, ये गड़बड़ होगा, I नहीं होगा यहाँ पे, E होगा। BDEF इज अ पैरेललोग्राम, BEF इज 10 डिग्री, ये डियर आपका 10 डिग्री। क्लियर डियर, ये 10 डिग्री है, और आपको पूछा है एंगल ADE, ये पूछा है अल्फा। क्लियर। तो देखो बड़ा आसान सा है ये तो क्वेश्चन,
इजीली बन जाएगा। देखो ये पैरेललोग्राम है आपका, ये आपको पैरेललोग्राम है, तो ये tan होगा तो डियर ये भी tan होगा। क्लियर, ये tan और ये 90 है, ठीक है। तो ये tan और ये 90 है, तो ये कितना होगा डियर 80 होगा, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल सॉरी ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी 180 होना चाहिए, सॉरी 80 नहीं, अच्छा 80 होगा ना, हाँ 90 + 90 80 हो जाएगा। अब देखो ये tan ये पूरा 90 है, पूरा 90 है आपका, तो ये tan तो ये अगेन 80। अब ये दोनों x x हो जाएंगे, क्योंकि ये इक्वल साइड है तो अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे, तो x + 80 इक्वल टू आ जाएगा 180, तो x विल भी आएगा डियर 50। तो आपको x की वैल्यू मिल गई, आपको यहाँ से 50 मिल गई, तो ये आपको 50 मिल गया। और अब वहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगा दो, तो अल्फा + 50 + 80 इक्वल टू 180, तो आपका अल्फा विल भी आ जाएगा डियर 50 डिग्री आ जाएगा क्या। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, 54 का 50 डिग्री। क्लियर, तो आपका 50 डिग्री आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये तो अगेन आपका एकदम आसान सा क्वेश्चन था, हल्की सी कैलकुलेशन और इजीली आंसर मिल जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन 55 क्वेश्चन, अगेन आप इस क्वेश्चन को बोनस बोल सकते हो, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है वो अपन जिस लेवल पे सॉल्व करते हैं कॉस थीटा वगैरह के लिए, कॉसाइन रूल साइन रूल लगेगा, उसमें एंगल्स भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं, तो ये तो अब जब आंसर आएगा तभी देखा जाएगा कि क्या दिया जाएगा। बट अभी तक इसका कोई ऐसा कंक्लूजन ही नहीं, कॉसाइन रूल से सॉल्व कर सकते हो बट एग्जैक्ट आंसर आएगा नहीं, और कॉस 10 डिग्री 20 डिग्री 100 डिग्री उसको सॉल्व करके तो वैल्यू निकालना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, वो टेबल से सॉल्व होती है। क्लियर, तो ये अगेन आपका एक बोनस ही होना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर, तो इसमें क्या बोला है डियर, ABCD इज अ ट्राइंगल, ठीक है, आपको सॉरी ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटरल बोला गया है। क्लियर, ये ABCD क्वाड्रिलेटरल बोला गया है। ABCD सपोज ये बोल देता हूँ ABCD। क्लियर, ठीक है सर, इसमें एंगल ABC, इधर ABCD इधर ले लो सर, थोड़ा डायग्राम मैंने उसी तरीके से बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें बोला है कि ABC + DCB इन दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री है, तो एक को थीटा मान लेता हूं, तो ये डियर क्या होगा 90 - थीटा, ठीक है 90 - थीटा। दूसरा उसने बोला है ADEF एक आपका बोला गया स्क्वायर बनाया जाता है इस साइड पे ADEF। क्लियर, मैंने एक स्क्वायर बना दिया आपके लिए, ठीक है सर। चलो सर, अब बोला है इसने एक्सटीरियर ऑफ ADEF एक्सटीरियर पार्ट पे, तो एक्सटीरियर पार्ट पे ही बनाया अपन ने स्क्वायर। BC विल बी 10 सेंटीमीटर, BC विल बी 10 सेंटीमीटर, ठीक है सर। AC विल बी 9 सेंटीमीटर, तो ये AC में बना लेता हूं, ये आपकी 9 है। अगेन BD भी आपको दिया हुआ है जो कि आपका 8 है। क्लियर, अब आपको पूछा है ADEF का एरिया कहाँ होगा, क्या होगा, तो मैं इसको सपोज इस लेंथ को मैं x एज्यूम कर लेता हूँ, तो अपने को एरिया निकालना है, तो कहने का मतलब आपको x² निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों लाइन को मीट करवा देता हूँ, आगे जाके इन दोनों लाइन को आगे मीट करवा देता हूँ, ठीक है, यहां मीट करवाए। ठीक है, अरे गड़बड़ हो गई है,
ये मीट करवा दी यहाँ पे, चलो यहाँ पे मीट कर दिया। ये जरूरी नहीं है कि ये अंदर मीट करे, हो सकता है कि बाहर भी मीट कर जाए। अब देखो इस डायग्राम में थोड़ा सा आप सोचो, अब देखो इन दोनों का सम, इस बड़े वाले ट्राइंगल को बनाता हूं, ये वाला, इसको P पॉइंट मान लेता हूं, सपोज इसको P पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, तो ये P, ये आपका है BC। अब देखो इन दोनों का सम 90 है, तो बट ऑब्वियस है कि ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा। तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा डियर, 90 डिग्री। बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर, ये समझ में आ रही होगी बात। इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये। अब देखो, अब इस ट्राइंगल में मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज़ करता हूँ, ठीक है। इस बड़े वाले इस ट्राइंगल में देखता हूँ, ट्राइंगल सबसे बड़ा ले लेता हूँ BCP, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ठीक है। इस पे तो देखो हाइपोटेनियस क्या हुई, 10, तो 10 स्क्वायर विल बी इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है सर। अब देखो ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल PAC। तो देखो इस बार 90 के सामने कौन है, AC, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। ये इक्वेशन, इसको मैं AC की जगह वापस लिख लेता हूँ, वैल्यू AC की वैल्यू पता है, तो 9 स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 मिल गई। अब ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल PDB। इसमें अगेन देखो इसके सामने वाली ये होगी, तो 8 स्क्वायर विल बी इक्वल टू PD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, PD कहाँ थे, ये था सॉरी, PD स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, PB स्क्वायर। ये इक्वेशन होगी 3। अब ये छोटा वाला ट्राइंगल PAD, ट्राइंगल PAD में देखो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ये इक्वेशन 4 हो गई। ये देखो 4 डिफरेंट इक्वेशन मिल गई। अब देखो इन चारों को यूज करता हूं मैं, देखो अपने को निकालना है x स्क्वायर, निकालना है सिंपल सा, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर आ रहा है, AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर कहाँ आ जा रहा है, यहां पे आ जा रहा है, ठीक है। तो BP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। तो देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 कर देता हूं, 2 और 3 को ऐड करता हूं, तो देखो 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे डियर बनेगा AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस, यहां पे लिख लेता हूं PD स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ये बनेगा डियर, ठीक है। अब देखो AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिख सकते हो, ये आपका 81 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा डियर, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस। अब देखो PC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, इसको बोलते हैं CP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, तो ये आपका पहले से आ गया 10 स्क्वायर। तो यहाँ से डियर सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू शायद आ जाएगा 81, ये 100 माइनस करना है, तो ये बनेगा 5 और 145, तो 45, तो x स्क्वायर इक्वल टू 45। तो देखो x स्क्वायर 45 आ गया, तो मतलब एरिया कितना हो गया आपका 45। तो 45 किसके बीच में लाई कर रहा है, 40 और 50 के बीच में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी ज्योमेट्री को यूज करवाया है इस क्वेश्चन में। तो ये दोनों मतलब मेन कॉन्सेप्ट यही है, इनको दोनों को मर्ज करोगे तो P पे मीट करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपका सपोज बन जाता है तो आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सर, चलो इसने क्या बोला है, इसने बोला है लेट G, सॉरी क्या हुआ, इसने बोला है इन ट्राइंगल ABC, C इज अ ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, C आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं,
सी को मैंने ऑब्ट्यूस बनाने की ट्राई करी, ये सी आपका ऑब्ट्यूस ले लेता हूँ, ऑब्ट्यूस नहीं हो पाया, ऑब्ट्यूस नहीं हो पाया। यही चलेगा, चलो छोड़ो, इससे ही काम चल जाएगा। ये मान लेता हूँ ए, ये मान लेता हूँ बी, ये मान लेता हूँ सी। ठीक है, इसने बोला है सी पे ऑब्ट्यूस है, सी पे ऑब्ट्यूस है। ठीक है सर, लेट ए डी एंड सी एफ इज द मीडियन फ्रॉम ए एंड सी। यहां से एक मीडियन ड्रॉ करी जो कि है डियर ए डी, और एक मीडियन ड्रॉ करी यहां पे जो कि है डियर सी एफ। ये है इसका जी। ठीक है सर, अब बोला है बी सी एंड सी डी, ठीक है सही साइड। तो 4 पॉइंट बी डी जी एफ इज अ कौन साइक्लिक। ठीक है, कौन साइक्लिक का मतलब ये है कि ये तीनों एक सर्कल पे लाई करें, कि मीन ये तीनों जो पॉइंट है डियर वो आपके एक सर्कल पे लाई करने चाहिए। सपोज ये सर्कल तो शायद बन नहीं पाएगा अपने से, तो अपन तो एक इसको बना लेते हैं वैसे। ठीक है, मैं सर्कल अपना मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं है तो सर्कल हो सकता है नहीं बनेगा, बट अपन जो भी बने ये ऐसा एक सर्कल बनना चाहिए। ये मैं ऐसा एज्यूम कर लूँ कि ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, कंप्लीट सर्कल बनना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को बोला गया है। तो आपको बोला गया है बी सी बाई ए सी का रेशियो क्या होगा, किससे छोटा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन साइड को कुछ मान लेता हूँ। देखो सी के सामने ना इन दोनों को मैं स्मॉल सी मान लेता हूँ, ये मिड पॉइंट है तो स्मॉल सी हो जाएगा। इसके साथ इसको मैं टोटल 2b मान लेता हूँ, इसको स्मॉल ए मान लेता हूँ कि इक्वल रहेगी। तो आपको बी सी कितना है डियर 2a है, ए सी कितना है आपका 2b है। तो यहाँ पे a बाई बी का रेशियो निकालना है कि क्या होगा। क्लियर। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। अब देखो ये सर्कल है, सर्कल के कोई भी बाहर से पॉइंट से ऐसे अपन दो आप सिकेंड ड्रॉ करते हो, है ना। तो आपका जैसे ए, इसको आपने पढ़ा होगा, पी मान लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, इसको बोल देता हूँ सी डी। तो पी ए इंटू पी बी विल बी पी सी इंटू पी डी होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा। क्लियर। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करते हैं। तो आपका डियर होगा यहाँ पे देखो सी जी इंटू सी एफ विल बी सी जी इंटू सी एफ विल बी सी डी इंटू सी बी। क्लियर, ऐसा कुछ होगा। अब देखो आपको एक बात पता होगी कि मीडियन 2:1 में डिवाइड करती है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ सी जी विल बी 2/3 ऑफ सी एफ, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। ये 1:2 में है तो ये 2 पार्ट मिलेगा, टोटल 3 हो गया तो 2/3। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। अब देखो सी जी, तो यहाँ सी जी की जगह लिख सकता हूँ 2/3 सी एफ इंटू सी एफ विल बी सी डी कितना है ए इंटू डियर 2a। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा, तो सी बी आपका 2a हो गया। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डियर यहाँ से आपको एक टर्म मिलेगा सी एफ स्क्वायर विल बी 3a²। एक इक्वेशन ये मिल गई। ठीक है, सी एफ स्क्वायर इक्वल टू 3a²। अब देखो अपोलिनियस थ्योरम लगा सकते हो आप इसमें। अपोलिनियस थ्योरम क्या होती है? अपोलिनियस थ्योरम होती है इन दोनों का सम। तो अपोलिनियस थ्योरम में क्या होगा? अपोलिनियस थ्योरम आपको पता है मीडियन के लिए होती है सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स सी एफ स्क्वायर प्लस ये बेस क्या था, इसको बोल दो ए एफ स्क्वायर। ये होती है अपोलिनियस थ्योरम। वापस बता देता हूँ, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स सी एफ स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ दिस, यानी ए एफ स्क्वायर। अब देखो सी ए तो अपन ने माना है, सी ए कितना है 2b और ये 2a, तो 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर, 2a का स्क्वायर हो जाएगा आपका डियर 4a स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स
सी एफ आपस कितना निकाला था, सी एफ स्क्वायर 3a², तो यहाँ पे लिख लो 3a² प्लस ए एफ आपको पता है, अगेन ए एफ आपका बेस है c², तो c², क्लियर। तो यहाँ से डियर लिख सकते हो 4b² प्लस 4a² इक्वल टू 6a² प्लस 2c²। तो इसको इधर ले आओ तो 4b² माइनस 2a² विल बी 2c², 2 से डिवाइड कर दो तो आपका बनेगा डियर 2b² माइनस a² इक्वल टू c²। अब देखो c² की वैल्यू ऐसे क्यों लाई, क्योंकि देखो c² c की वैल्यू अपने को नहीं चाहिए और आंसर क्या निकालना है, a/b, क्लियर। अब देखो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जो है ना, तो इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर है ना, इन दोनों की साइड का स्क्वायर का बड़ा होगा। जैसे यही आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है कोई भी, ठीक है, इसको ए मान लूँ, बी मान लूँ, सी मान लूँ, तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, तो a² विल बी ग्रेटर देन b² प्लस c²। राइट एंगल में क्या होता है, इक्वल होता है, इसमें इक्वल नहीं होके ग्रेटर होता है, ठीक है। तो वही मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा आपके लिए। तो यहाँ पे देखो इसके सामने वाली साइड कौन है, 2c, तो 2c का स्क्वायर, c इज ऑब्ट्यूस, इसका लिख लेता हूँ, तो 2c का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 2b का स्क्वायर प्लस 2a²। तो यहाँ पे डियर आप c की जगह यहाँ पे लिख सकते हो 4c का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4b² प्लस 4a²। तो c² विल बी ग्रेटर देन 4b² प्लस, सॉरी 4 से कंप्लीट को डिवाइड किया तो b² प्लस a²। अब देखो b और a में ही रिलेशन चाहिए, तो आप c को उड़ा दो, तो c की जगह लिख लो 2b² माइनस a² विल बी ग्रेटर देन b² प्लस a², ठीक है। अब इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो b² विल बी लेस देन 2a², तो ये डियर आ जाएगा 2a² इज लेस देन b²। अब b को इधर डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा डियर a² बाई b² इज लेस देन 2, तो यहाँ लेस देन 1/2 हो जाएगा, ठीक है, उल्टा भेज दिया डिवाइड में से, इक्वल टू a/b इज लेस देन 1/√2, तो a/b विल बी लेस देन 1/√2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ, सेकेंड ऑप्शन आपको ऐसा मिल रहा है जिसमें ये आंसर आ रहा है। मैं एक बार वेरीफाई जरूर करना चाहूँगा, देखो कि हो सकती है मैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर जाऊँ और आपको आंसर गलत मिल जाए। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है 1/√2, क्लियर। तो ये सिंपल सा क्या है, देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें आपको देखो इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल भी यूज़ करवा दिया, देन आपको सर्कल का कॉन्सेप्ट भी, ये प्योर ज्योमेट्री का क्वेश्चन बोलते हैं, सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज़ करवा दिया, अपोलिनियस थ्योरम लगवा दी, मीडियन का 2:1 सॉल्व करवा दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि बच्चों, बहुत ही रेयर, बहुत कम बच्चों से ये क्वेश्चन बना भी हो, क्लियर। तो ये अगेन आपका क्वेश्चन था 56-7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। इसने बोला है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स क्या क्या होंगे, अल्फा बीटा क्या क्या होंगे, ठीक है। और बोला है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है, ये गिवन है। तो मतलब रूट्स क्या होता है, रूट्स ये होता है जो इसमें वैल्यू पुट करो तो 0 आ जाए, सिंपल सा है, ऑप्शन रख के पुट कर दो। एक तो देखो 1 पुट करता हूं मैं, x इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी आया, मतलब 0 आना चाहिए, ये पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो अब देखो a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हो तो ये 0 आ रहा है, तो एक तो अल्फा की वैल्यू तो 1 होगी, एक रूट तो 1 हो गया। दूसरा निकालना है, तो दूसरा देखो आप डी ऑप्शन के लिए चेक करोगे, x इक्वल टू सी बाई ए पुट करोगे तो आपका डियर आ जाएगा a इंटू सी बाई 2 का a का स्क्वायर प्लस b इंटू सी बाई ए प्लस सी। अब देखो यहाँ से ये बन जाएगा a इंटू सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस b इंटू सी बाई ए प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे आप a कट जाएगा, ठीक है। अब अगेन आप a एलसीएम ले लोगे तो ये बनेगा सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ऊपर आप c कॉमन ले लो तो आपका बनेगा c प्लस बी प्लस ए अपॉन ए। तो ये अगेन आपका a प्लस बी प्लस सी, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक करा ना, ये बचेगा c, यहाँ बचेगा b प्लस ए। तो ये अगेन आपका 0 हो गया, ऊपर वाला न्यूमरेटर 0 होते ही टोटल टर्म 0 हो गई, तो 2 रूट्स हो गए, एक तो हो गया
x की वैल्यू हो गई 1 और दूसरी हो गई x की वैल्यू c/2। तो आपके पास 2 वैल्यू मिल गई, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? या अगला क्वेश्चन है, इसने क्या बोला है कि एक आपके पास रेक्टेंगुलर एरिया का है, ये एरिया बोल सकते हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर का है। तो आपको डियर बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी 28 और ये लेंथ है, 28 और 14 लेंथ है। अब बोला है कि एक मैंने खड्डा खोद दिया यहाँ पे, डग है ना, एट अ कॉर्नर, एक कॉर्नर पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ करके एक कॉनिकल यहाँ पे इसमें खोद दिया है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी आर कितनी है डियर, आपकी आर दी हुई है, मतलब डायामीटर मान लो, या तो डायामीटर 7 है तो आर 7/2 है, और हाइट है वो डियर है आपकी 3 मीटर। अब क्या बोला है इसने बोला कि यहाँ से जो भी मिट्टी निकली है वो मैं सब पूरे प्लेन पे बिछवा दूंगा, ठीक है। तो देखो बताओ मेरे को मिट्टी, तो बोला है कि इस प्लेन की, बचे हुए प्लेन की हाइट कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो बताओ मेरे को, बताओ कि मिट्टी कितनी निकलेगी, 1/3 इंटू पाई r²h, इतनी ही तो मिट्टी निकलेगी, ठीक है। मैं सपोज बोल देता हूं कि इसकी जो हाइट है वो h इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो मिट्टी जो आएगी तो मतलब वॉल्यूम, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड होगा इस सरफेस पे, इस वाली दूसरी रिमेनिंग सरफेस पे, उसका वॉल्यूम इसके इक्वली होगा, क्योंकि इतना ही तो अपन एक्स्ट्रा मटेरियल लेके आए। तो देखो नया जो वॉल्यूम होगा है ना, वो क्या बनेगा, देखो पुरानी जो एरिया था वो क्या था, 48 इंटू, मतलब ऐसा बोल सकता हूं बेस एरिया इंटू हाइट, इसके बराबर ही तो बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो बताओ बेस एरिया कितना बचा, अब देखो पहला पूरा होता तो ये 28 इंटू 14 होता, बट अपन ने क्या करा, इस एरिया पे तो वापस मिट्टी डाली नहीं, तो ये कितना होगा, -πr² इंटू, अब हाइट कैपिटल H, मैं मान लेता हूं कैपिटल H, क्लियर, क्योंकि हाइट उसकी इंक्रीज कितनी हुई, कैपिटल H। बस सिंपल सा इक्वेट करना है, 1/3 पाई है 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू है डियर 7/2 इंटू 7/2 इंटू H ये यहाँ पे जितना डग अपन ने ओपन करा 3 इक्वल टू 28 माइनस इंटू 14 माइनस पाई इंटू आर क्या है डियर, वापस 7/2 इंटू 7/2 इंटू H। डियर यहाँ से आप H निकाल देना है ना, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेता हूँ, तो डियर वो आएगा आपका 10.9, ठीक है, सेंटीमीटर। एक बार आप सिंप्लीफाई कर देना, आसानी से बन जाएगा। इफ़ नहीं बनता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देना, मैं वहाँ बता दूँ, क्लियर। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, यहाँ से H निकालना है, यहाँ 22/7 करोगे तो 7 कट जाएगा, फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन पोर्शन है, यहाँ 3 कट रहा है, 7 कट रहा है, ये 2 11 बार आ जा रहा है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो आप सॉल्व कर देना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपने मैथ्स का, बहुत लंबी वीडियो बन गया है, ठीक है, बट मैं थोड़ा समझाने की भी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। डेविएशन, डेविएशन क्या होता है डियर, डेटा x1 माइनस, जहां से अपन डेविएशन निकाल रहे, ये होता है किसी भी डेटा का डेविएशन, क्लियर। डेविएशन क्या होता है, कोई भी डेटा का डेविएशन ये होता है कि उस डेटा में से वो माइनस कर दो। तो इसने क्या बोला कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 50 ऑफ n वैल्यूज, तो देखो इसका डेविएशन 50 से निकालूंगा तो क्या आएगा डियर, x1 माइनस 50, दूसरे का x2 माइनस 50, सो ऑन करता जाओ, तो लास्ट वाले का क्या आएगा, xn माइनस 50, वो कितना आएगा डियर, -10, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x1 x2 x3 xn तक आ रहा है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ समीशन ऑफ xi, क्लियर, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn, इसको लिख सकते हैं ना डियर समीशन ऑफ xi, मतलब xi का सम माइनस 50 50 50 कितनी बार आएगा, n बार आएगा, तो 50n इक्वल टू -10। सिमिलरली अगले वाले में देखोगे तो 46 है,
तो यही सेम बनेगा, समीशन ऑफ xi माइनस 46n विल बी इक्वल टू आ जाएगा डियर 70। ठीक है, चलो सर सही है यहाँ तक। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ठीक है, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो क्लियर, सब्ट्रैक्ट करोगे डियर तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा माइनस 4n विल बी माइनस का 80, तो n विल बी बन जाएगा डियर 20। आपकी n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए 20। ठीक है, तो आपका n मिला है अभी आपको 20, बट इसने बोला है कि डेविएशन ऑफ मीन ऑफ द गिवन वैल्यूज फ्रॉम 20 अब 48, तो पहले मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसका देखो अब मीन निकालना, n मिला है, अब n यहाँ पे पुट करोगे तो समीशन ऑफ xi माइनस 50 इंटू 20 विल बी माइनस का 10, तो समीशन ऑफ xi इक्वल टू क्या होगा 990। अब x बार क्या होता है, समीशन ऑफ xi अपॉन n होता है, तो xi कितना है डियर 990 अपॉन n कितना है डियर 20, तो x बार विल बी इक्वल टू 2, ये 0 से 0 कट गया, ये बन जाएगा डियर 100 तो नहीं बनेगा, 49.5 बनेगा। क्लियर, अब इसका डेविएशन क्या निकालना है, आपको डेविएशन निकालना है 48 से। ठीक है, तो आपका डियर आ जाएगा x बार माइनस 48, तो x बार आपने निकाल लिया था डियर 49 माइनस 5 अपॉन 48 इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो ये 1.5 ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगेन मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, तो 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है डियर, तो ये थोड़े से अपन ने क्वेश्चन डिस्कस करे, अपन ने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मोस्ट मैंने ट्राई करा है कि मोस्टली कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या गलत आंसर नहीं प्रोवाइड करूँ। मैंने बहुत जगह से वेरीफाई करने के बाद ये वीडियो सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, हो सकता है मेरे से भी कुछ मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, बट जो भी कॉन्सेप्ट बताया है वो कोई आपको गलत नहीं बताया, वो सभी करेक्ट है। कैलकुलेशन एरर मेरे से हो सकती है, वो तो ह्यूमन एरर है। क्लियर, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी वीडियोस भी आपको जल्द ही हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जो भी मिलेगा, है ना। हो सकता है ये पहले मिल जाए, बाकी वाली बाद में मिल जाए, बाकी वाली पहले मिल जाए, ये बाद में मिल जाए। ठीक है, बाकी आपको पूरा स्टेज 2 का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी आप करते रहिए।